दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना दिए। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। मुझे जिस चीज का दुख है वो ये है कि जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं आगा साहब, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से ये कह रहा हूं, उनको ये पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों पे चलाने के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। नाजरीन ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। निकल आएगा इमरान खान भी इंशाअल्लाह, 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी साथ इमरान खान के अंदर डाल दो। 78 दिनों तक रहा हूं मैं। ख्वाजा साहब ने कहा ना, मैं उस बात से एग्री करता हूं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इज्जत से जेल गुजारनी चाहिए। 78 दिन तक रहा हूं। एक ऐसे आदमी का पोता हूं जिसने पाकिस्तान बनाया था, इस आदमी के साथ जेल का दुख नहीं। जिस कोठरी में 6x8 में मुमताज कादरी को आपने रखा, उसमें मैं रहा। पेशावर जो मेरा अपना शहर है, जहां पला बड़ा हूं, वहां सूफी मोहम्मद को, तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद मरहूम साहब को जिस 6x8 की कोठरी में रखा, मैं भी उधर रहा हूं। मैंने भी कभी ये बात असेंबली के फ्लोर पे नहीं की, लेकिन आप ख्वाजा साहब ने बात की है तो मैं भी कह रहा हूं, हमने भी जेल काटी है, जवामर्दी से काटी है। लेकिन मुझे दुख उस दिन हुआ जब अपने मर्दान में, जब मेरे तमाम 3 MPOs खत्म हुए, तो जो मेरे सामने चार्जशीट रखी गई उसमें आर्मी एक्ट था, उसमें सीक्रेट एक्ट था, उसमें ATC था। देयर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों वकला और पीछे काकड़ साहब भी शायद बैठे हैं, वो भी समझते हैं। क्या पाकिस्तान बनाने वाला अली मोहम्मद, क्योंकि अगर मेरे दादा या आपके नाना ने पाकिस्तान बनाया तो हमने बनाया, क्या वो सीक्रेट एक्ट यानी पाकिस्तान से गद्दारी का मुजरिम होगा? क्या वो दहशतगर्द है? वो मर्दान जिसने मुझे 3 बार इज्जत दी, उस वक्त 2 बार पास हुआ था। आपने मुझ पे, मेरे मर्दान में दहशतगर्दी और मुझसे गद्दारी का फतवा लगाया। उसके चंद महीने बाद मर्दान ने मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट देके वापस इधर से ऐवान में भेज दिया। देखिए, खुदा लगती बात करें, ये पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान वालों ने नहीं, मशरिकी पाकिस्तान वालों ने बनाया था, बंगालियों ने बनाया था। हम उनको 2nd दर्जे के सिटीजन समझते थे, हम उससे बात करना तौहीन समझते थे। हम समझते हैं ये लड़ नहीं सकते, हम समझते हैं सिविल सर्विस नहीं चला सकते। वो जीत गया, हमने उसको हुकूमत दे देते, हुकूमत क्या हो जाता। हाँ, गैर मुल्की साजिशें हुई। वो क्या कहते हैं कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में, मेरे आंगन से या घर से रास्ते बना लिए। जब हमने हक नहीं दिया तो फिर अगर तला साजिश हुई। जब हमने हक नहीं दिया तो मुक्तनी बहानी बनी और इंदिरा ने उसको, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया। लेकिन बंगाली, ये भी तो अपने आप से सवाल कीजिए, वो बंगाली जो हमसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, वो बंगाली फिर हिंदुस्तान जाके मुक्ति बहानी की ट्रेनिंग कौन ले रहा था? हिंदुस्तानी फौज के आर्म मिलिट्री पर्सनल भी मुक्ति बहानी के जामे में आते थे। लेकिन हम तो इतने संग दिल हैं कि उस माहौल में जब एक साजिश हुई, हमारी गलतियां हुई पॉलिटिकल, हमने एक्सपीडियंसी का मुजाहरा किया, हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया, लेकिन उस माहौल में मशरिकी पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जिन लोगों ने इस्लाम जिंदाबाद कहा, कायदे आज़म जिंदाबाद कहा, जिन्होंने पाक फौज उस वक्त जिंदाबाद कहा, उन बहारियों को आज तक अपने इस मौजूदा पाकिस्तान में आप शनाख्ती कार्ड तक देने के रवादार नहीं। पाकिस्तानी तो मानो जिसने चलती गोलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। कहानी बड़ी लंबी है, शॉर्ट करते हैं 3-4 मिनट में, आपका शायद जब्त इतना ना हो। आ जाए इधर हमारे साथ और एक जेन्युइन अपोजिशन करते हैं।
वो कहते हैं तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे चेयरमैन साहब, हम मामलात को सुलझाने वाले लोग हैं। हम 3 लोग इमरान खान से मिलने गए, ये बात बड़ी अहम है। मैं गवर्नमेंट बेंचेस जो मुझे सुन रहे हैं, साहिब और राय लोग, बूट वाले नहीं कलम वाले, सबसे मुखातिब हूं। चले बूट वाली भी डाल, सबसे मुखातिब हूं। 16 फरवरी को इलेक्शन हुए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हो चुका था। मैं, आमिर डोगर और सरदार लतीफ खोसा इमरान खान साहब से मिलने गए। मेरे जहन में ये चीजें चल रही थी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस कुर्सी पे कौन बैठता है, मुझे इससे गर्ज है कि मुल्क आगे चले। उस वक्त आपकी हुकूमत नहीं बनी थी, अभी इसका फैसला नहीं हुआ था कि कौन बैठेगा। फॉर्म 47 की रोशनाई अभी कच्ची थी, फॉर्म 47 अभी खुश्क नहीं हुआ था, उस पर दूसरा रंग चढ़ने के करीब था। खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब, आपने पिछले साल 2022 रमजान में जमान पार्क में आपसे एक मीडिया पर्सन ने पूछा क्या फतह मक्का की बात करते हैं, क्या आप आज भी फतह मक्का मॉडल पे खड़े हैं? मैंने जब ये बात की तो क्या अपने क्या पराए सारे मेरे पीछे पड़ गए। और यार, आप मुझे इमरान खान से वफा मत सिखाओ। आप जब और जमातों में बैठ के जी भुट्टो कहते थे, या जब मियां साहब आवे आवे कहते थे अली मोहम्मद इमरान खान के साथ, तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और इंशाल्लाह बाद में भी खड़ा होगा। मैं जो बात करता हूं इसलिए करता हूं कि इमरान खान निकले, मुल्क आगे जाए। मैंने खान साहब से कहा आप खड़े हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं फतह मक्का मॉडल पे खड़ा हूं। और फतह मक्का मॉडल का क्या है कि जीत के बाद इंतकाम नहीं, आम माफी। लेकिन उसको आम माफी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं दे सकते थे जिसने किसी का खून बहाया। वो तो किसास की बात है, वो तो अदालत की बात है, सियासी इंतकाम नहीं। और उसके साथ एक और बात इमरान खान साहब ने की, जो मैंने जब की तो फिर मुझे मेरे अपने पड़ गए, और फिर आपके भी यार लोग पड़ गए, और वो दूसरे भी पड़ गए, और सारे पड़ गए। खान साहब ने कहा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करके अपने मुल्क को आगे ले गया। बल्कि उनके अल्फाज टू बी एग्जैक्ट कोट एंड कोट ये थे कि वेस्ट ने, इमरान खान साहब ने कहा कि वेस्ट ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना के फतह मक्का मॉडल को लेके ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया, और देखो वेस्ट आज कहां चला गया और हम किधर खड़े हैं। मैंने 12 की ये बात की इलेक्शन कमीशन के बाद। दोस्तों को याद होगा अगर इधर कोई है, इलेक्शन कमीशन के बाद मैंने कहा कि खान साहब कहते हैं कि हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, तो रिकंसिलिएशन पे तो जोर दिया कि अली मोहम्मद कहता है रिकंसिलिएशन। मैंने ट्रुथ पहले की है, पहले ट्रुथ देन रिकंसिलिएशन। सच बोलना पड़ेगा। 2 मिनट और। 22 नवंबर, ये फैक्ट्स आपके सामने आने चाहिए, पूरी कौम सुन रही है। 22 नवंबर को हमें हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने जनाब इमरान खान साहब से मिलने भेजा, हमें नहीं मिलने दिया। मैं था उसमें, चेयरमैन गौहर थे उसमें, सेक्रेटरी जनरल राजा थे हमारे, राजा साहब, उसमें हमारे साथ रऊफ हसन साहब और सरदार लतीफ खोसा। हमारा काम क्या था? हमने इमरान खान साहब को यह कहना था कि ये जो एहतजाज है उसको आप मुलतवी ना करें, खत्म ना करें, सिर्फ ऑन होल्ड कर लें, इस्लामाबाद की पेरिफेरी में कहीं बैठा दें, ताकि गुफ्तगू जो चल पड़ी है वो गुफ्तगू किसी अंजाम तक पहुंच सके। हमें मिलने नहीं दिया। अपनी मंजी तले डांग फेरे सियासी लोगों। कौन है जो हमें लड़ाना चाहता है? किसको पता था कि हम किस लिए जा रहे हैं? कौन चाहता था कि डी चौक पे खून बहे? हम तो सारी लीडरशिप इमरान खान को इस पे कन्विंस करने गई थी कि खान साहब बाहर बैठ जाते हैं फिलहाल, और मौका दें मुज़ाकरात को कि शायद आप निकल आए, सीरान निकल आए और मैंडेट की वापसी का कोई सिस्टम हो। बड़ा मेरे पे सवाल होता है तुम किधर थे? 25 को मैं अडियाला के करीब रोडों पे था, एक नामालूम गाड़ी में जो मेरी अपनी जाती है, एक ड्राइवर के साथ पुलिस के नरगों में से पीछे बैठे मैं निकल रहा था। उस दिन मुझे काली शीशों की गाड़ी का जरा अफादियत का अंदाजा हुआ। पुलिस वालों के बीच में से पहुंच के मैं अडियाला पहुंचा। यहां राणा साहब ने कहा ना कि इजाजत दी गई थी। राणा साहब, अली को इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि किसी को पता है कि अली जो है मामलात को ठीक करना चाहता है, अपने लीडर को बगैर लड़े बगैर खून बहाए निकलवाना चाहता है। उस दिन गौहर साहब को भेजा गया अंदर, सैफ साहब को भेजा गया अंदर, अली मोहम्मद फिर भी 2 घंटे अडियाला के बाहर बैठा रहा।
और उसके बाद 5-6 दफा मैं गया हूं, मुझे नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि हम चाहते हैं ये खून बहना बंद हो, ये लड़ाई मार कुटाई बंद हो। आप बात करें और निकले इस जंजाल से, इस मुसीबत से। इमरान खान भी सहवान में आए, मियां नवाज शरीफ भी आए। नाज़रीन इकराम, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। रात गए भी एक बड़ी बारीक वारदात डाली गई जियो न्यूज़ की जानिब से, और उसकी वजह से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बड़ी मुश्किल में फंसती हुई नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम तैनाती की, रिचर्ड ग्रीनल, उस शख्स को एक अहम ओहदा दिया। उसी पर जियो न्यूज़ ने ट्वीट किया कि हम जिन्स परस्त को फ़लाँ 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 ओहदा दे दिया गया। तो जब ये ख़बर रिचर्ड ग्रीनल तक पहुंची, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ने इसको ऐसे उठाया, तो जब उस तक पहुंची तो उसने दोबारा से उसका स्क्रीनशॉट लगा के लिखा कि दोबारा से मैं कहता हूं कि फ्री इमरान खान की रिहाई का मुतालबा एक बार फिर से कर दिया रिचर्ड ग्रीनल ने। तो नाज़रीन, अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी गई, हुकूमत के लिए भी मुश्किल बन गई और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। जियो न्यूज़ ने ये ऐसा इकदाम उठाया। इमरान खान के बुग़्ज़ में इतना ये लोग गिर चुके हैं कि कुछ भी नहीं देखते और सोचे समझे बगैर ट्वीट्स कर देते हैं। नाज़रीन, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।